का नाम डाल दो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी मतलब मोशन रिलेटेड थ्योरी, राइट ना। आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? गतिज ऊर्जा, वो एनर्जी जो किसी बॉडी को उसके मोशन की वजह से मिलती है। तो हम ना इस चैप्टर के अंदर गैसेस के मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आप ये भी सोचोगे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड क्यों नहीं पढ़ रहे हम, काइनेटिक थ्योरी ऑफ सॉलिड क्यों नहीं है? क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। एटम मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बांध के रखते हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोहेसिव फोर्स के साथ अच्छे खासे फोर्स के साथ बंधा होता है, राइट ना। तो मोशन उतना ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है, गैसेस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आपको पता है उसे किसी भी चैम्बर में रखो वो उतने ही वॉल्यूम में फैल जाएगा। एटम मॉलिक्यूल के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो बहुत कम है, राइट। हम कहते हैं कि गैसेस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, अगर उसका एक्चुअल वॉल्यूम निकालें तो वो ना के बराबर आता है। जैसे इस रूम में गैसेस है, अरे है ना, कैसे पता है इस रूम में गैस है? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अगर एक्चुअल वॉल्यूम देखें तो एटम मॉलिक्यूल के गैप को अगर कम करते जाओ ना, तो इस रूम के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में वो वॉल्यूम ना के बराबर होगा। मतलब उसका वॉल्यूम अगर हम एटम मॉलिक्यूल के पास लाएं तो वो वॉल्यूम एक तरफ से खत्म ही हो जाएगा। सही बात है ना। और स्पेस जितना ज़्यादा है एटम मॉलिक्यूल के बीच का, मूवमेंट करने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा है। आप उसे एनर्जी दोगे वो उतना ज़्यादा उसे मोशन में कन्वर्ट करेगा, राइट। हम कितने भी टाइप के वेरिएबल देख लें, हम प्रेशर देख लें, हम वॉल्यूम देख लें, हम टेम्परेचर देख लें, इन सब का कॉज क्या है? मोशन। अगर मोशन खत्म कर दोगे सब खत्म हो जाएगा। एटम मॉलिक्यूल का मोशन खत्म, प्रेशर खत्म। सही बात है। एटम मॉलिक्यूल का मोशन खत्म, वॉल्यूम खत्म। एटम मॉलिक्यूल का मोशन खत्म, टेम्परेचर खत्म, सब खत्म। तो डायरेक्टली कॉज क्या है? बहुत बड़ा फिनोमिना है, हल्का फिनोमिना नहीं है। मोशन बहुत ही कमाल का, हर फिनोमिना का बेसिक कॉज ही मोशन है। मोशन खत्म, फिजिक्स खत्म। बहुत बड़ी लाइन हो गई है, पर एक्चुअल में खत्म। मूवमेंट खत्म ना, अरे बोलो। और मूवमेंट खत्म, वेरिएशन खत्म, तो पढ़ोगे क्या? बहुत बड़ा फिनोमिना है जिसे बहुत हल्के में पढ़ लेते हैं हम, मोशन। तो अभी इस चैप्टर में किसके मोशन के बारे में पढ़ने वाले हो? गैसेस के। इसमें कुछ बेसिक नियम आएंगे, बेसिक लॉज आएंगे जो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े हुए हैं, बताए थे पहले भी, लाइक बॉयल्स लॉ। बस हाँ, वैसे इतने में कहानी चल जाएगी अपनी, राइट है। चैप्टर का फ्लो कैसा रहने वाला है? यही पहले बेसिक नियम पढ़ेंगे हम, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह। फिर बोलो, बहुत अच्छे। फिर कुछ पोस्टुलेट्स आएंगे। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है कि जो हमने एज्यूम कर लिया है इनको पढ़ने से पहले, जिन रिजल्ट तक हम अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए हमने उन्हें मान लिया है कि ऐसा होता होगा। लाइक हमने मान लिया है कि जो एटम मॉलिक्यूल्स होंगे गैसेस के, वो स्पेरिकल होंगे। कैसे होंगे? स्पेरिकल होंगे। इनके बीच में जब कोलिजन होगा तो इलास्टिक होगा, वगैरह वगैरह। हम कुछ बातें मान लेते हैं और उन्हें क्या बोलते हैं? पोस्टुलेट्स। डाल्टन पोस्टुलेट्स करके पढ़ोगे आप, राइट है। फिर अगर हम गैस को किसी चैम्बर में रखें तो वो प्रेशर लगाएगा, उस प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे, और इस तरह करके चैप्टर समाप्त हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो पहला नियम डाल दें इस चैप्टर का, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ आपसे ये कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। सही बात है। मतलब बस ऐਵੇਂ ही ध्यान रख लिया, समझ में भी आता है ये, समझ में भी आता है ना, कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम करूंगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, राइट है। बहुत बढ़िया। पर कंडीशन क्या है? टेम्परेचर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि P और V का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होगा। यही तो मतलब हुआ कि P बढ़ गया V कम हो जाएगा, V बढ़ गया P कम हो जाएगा, तभी तो मल्टीप्लाई होकर दोनों बराबर वैल्यू देंगे, राइट।
मतलब आप ये भी कह सकते हो कि P1 V1 P2 V2 के बराबर होगा। सही बात है। तो लिख लो, इट स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। The volume of given amount of gas is inversely proportional to the pressure provided the temperature remains constant. Provided the temperature remains constant. प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट? या फिर मैं कह दूं कि वॉल्यूम के इन्वर्स के प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मैं प्रेशर और 1/v के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूं तो मुझे ग्राफ ऐसा ही मिलेगा, राइट है। लेकिन अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मुझे ग्राफ ऐसा मिलेगा। सही बात है। अब आपको पता है पीवी कांस्टेंट है, ऐसे भी बना लो, वो भी सही है कि प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के बारे में, सॉरी, उसका ग्राफ बना रहे हैं पी के साथ। अब ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ये तो बदलेगा ही नहीं इन दोनों का प्रोडक्ट, तो राइट है। ये भी ड्रॉ कर लो। नेक्स्ट इज, इसके बारे में भी जानते हो, इसकी कंडीशन है एट कांस्टेंट ना प्रेशर, राइट। अच्छा, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो बता दो क्या होगा कांस्टेंट प्रेशर पे? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर। सही बात नहीं है? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। आप बताओ। प्रेशर कांस्टेंट रखना है, इसको ध्यान रखो। अरे हाँ ना, क्लियर हो गया सबको? नहीं, वॉल्यूम बढ़ा दो, प्रेशर कम हो जाएगा। तो प्रेशर को दोबारा उतना ही करने के लिए बाहर से हीट देनी पड़ेगी, तो मतलब टेम्परेचर भी बढ़ेगा, राइट है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। वॉल्यूम कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। क्योंकि वॉल्यूम कम करेंगे प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट करना है तो हीट बाहर निकालनी पड़ेगी, तो टेम्परेचर को भी लो करना पड़ेगा, है ना। कंडीशन भी तो ध्यान रखनी है। क्या मैं कह दूं कि इसमें V/T का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा? तो V1/T1 V2/T2 लिखो। इट स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस is directly proportional to temperature. Is directly proportional to temperature, provided the pressure of the gas remains constant. Provided the pressure of the gas remains constant. तो ऐसा है भाई, हमारे पास एक चैम्बर है, एक पिस्टन है जिसकी एक वॉल एकदम फ्रिक्शनलेस मूव करती है, उसमें हमने गैस रखी हुई है, सही है। मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे हीट देनी पड़ेगी, राइट ना। और अगर हीट देंगे तो एटम मॉलिक्यूल्स भागेंगे, प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो अगर प्रेशर को वापस कम करना है तो वॉल को ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब कि वॉल्यूम को बढ़ना पड़ेगा। हमने बढ़ाया टेम्परेचर, बढ़ गया वॉल्यूम। हम कम करेंगे टेम्परेचर मतलब हीट निकालेंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा। रीजन, प्रेशर कांस्टेंट रखना है, राइट। इजी। तो ये ग्राफ है टेम्परेचर और सही बात है। अभी आपको ना एक सवाल पूछना चाहिए मेरे से कि टेम्परेचर किस यूनिट में कंसीडर कर रहे हो आप? क्योंकि अगर हाँ केल्विन में कर रहे हो तो ठीक है। क्यों ठीक है? यहां पे एक बहुत कमाल की इंफॉर्मेशन भी तो मिल रही है हमें। वो क्या है कि जब टेम्परेचर 0 हो गया ना तो वॉल्यूम 0 हो गया, खत्म, गायब, है ही नहीं बॉडी।
राइट ना? तो अगर आपने टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रख लिया तो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वॉल्यूम मिलता है, अच्छा खासा मिलता है ना? तो मतलब कि अगर मैं इसी ग्राफ को बनाऊं, टेम्परेचर रख देते हैं किसमें, डिग्री सी में, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। बहुत बढ़िया। मतलब अगर आप इसको और पीछे लेकर जाओ तो इसका वॉल्यूम 0 तो होगा, पर माइनस में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और वो टेम्परेचर कितना है, ये बात थर्मल पढ़ा है ठीक से तुमने, है ना? बहुत अच्छे। उस पे जाके वॉल्यूम 0 होना चाहिए, किस पे, -273, जिसमें प्रेशर भी 0 हो जाना चाहिए, राइट? और इसीलिए उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट 0। और ये वाला ग्राफ एक्चुअली हमने यहीं से बनाया है, ये ऐसा ग्राफ बन गया ना अगर, तो यही यहाँ पर यूनिट केल्विन आ जाएगी, एब्सोल्यूट स्केल आ जाएगा। सही बात है, बना लो। देखो 3 चीजें हैं, पीवीटी, और 3 लॉ है। हर बार एक कांस्टेंट हो जाता है, 2 की प्रोपोर्शनैलिटी पढ़ लेते हैं हम। इतना मुश्किल से माहौल सजाते हैं, फिर कोई आता है गोबर फैला जाता है। तो अब इसके अंदर बता ही दो, अब तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। हाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्या किस पे प्रोपोर्शनल, प्रेशर टेम्परेचर पे डायरेक्टली इनवर्सली, तो लिख भी खुद ही लो। देखो इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन, चार्ल्स लॉ ने कहा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये हो गई। और अगर दोनों को यूज करें हम, वैसे तो दोनों अलग अलग कंडीशन के लिए हैं, तो मतलब क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम ना दोनों ही प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, है ना? होते ही हैं यार, होते ही हैं, इसमें क्या है, क्या नया बता दिया इन्होंने, है ना? इसे मेरे नाम से इस लॉ को फेमस कर दो। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, और वो कांस्टेंट यहां पर है आर, क्या है, गैस कांस्टेंट, जो यही कहता है कि पी और वी का प्रोडक्ट और टी का रेशियो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, है ना? पर कंडीशन है कि सारी इक्वेशन फॉलो होनी चाहिए। पर ये है इक्वेशन फॉर, हाँ बहुत बढ़िया, 1 मोल, राइट? अगर n नंबर ऑफ मोल्स हो तो, हाँ बहुत अच्छी, तो पी वी इक्वल्स टू, और इसी इक्वेशन को बोलते हैं हम, कंप्लीट कर लो, ठीक है। अगर यहां से मैं R को सेपरेट करूं तो मुझे मिलेगा पी वी अपॉन एन टी, है ना? मतलब P और V का रेशियो N और T के साथ कांस्टेंट है। क्या मैं P और V के रेशियो को वर्क बोल सकता हूं? रेशियो को नहीं, प्रोडक्ट को। नो इसका मतलब क्या है कि वर्क डन पर मोल पर डिग्री राइज इन और फॉल इन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, राइट ना? आप इसे एनर्जी भी बोल सकते हो, टोटल एनर्जी कितनी है, मतलब हर एक मोल को हर टेम्परेचर के बढ़ने या कम होने से जो मिलने वाली एनर्जी है वो कांस्टेंट होगी। किसमें? आइडियल गैस में। अगर वो एक आदर्श गैस है तो। सही बात है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिखो सम इंपॉर्टेंट एजम्पशंस मेड इन केटीजी। आप इसे पोस्टुलेट्स के नाम से भी जानते हैं। एजम्पशंस है, कुछ बातें मान ली गई ताकि आगे काम आसानी से हो सके, ठीक है ना? पहला पॉइंट लिखो, जल्दी जल्दी लिखना।
A gas is made up of tiny particles called molecules. जो गैस है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है और इन पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, राइट? इसी में आगे है, these molecules can be considered as rigid elastic spheres. इन मॉलिक्यूल्स को हम रिजिड इलास्टिक स्पेयर्स कंसीडर करेंगे। रिजिड का मतलब तो समझते ही हो आप लोग, है ना, कि कितनी भी तगड़ी कोलिशन हो जाए ये अपनी शेप साइज चेंज नहीं करने वाले, अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करने वाले, राइट? इसी में लिखना है आगे, these molecules are of the same type for a gas and are different for different gases. मैं इसे रिपीट कर देता हूं, these molecules are of the same type for a gas and are different for different gases. ये भी समझ में आता होगा कि एक गैस के लिए ये मॉलिक्यूल सेम होंगे और अलग गैस के लिए ये मॉलिक्यूल्स अलग। अलग मतलब क्या? इनका साइज अलग हो जाएगा, होंगे तो रिजिड इलास्टिक ही, मास अलग हो जाएगा, राइट ना? बोला करो। सेकेंड पोस्टुलेट क्या है? द मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, मतलब ये मॉलिक्यूल्स लगातार मूव करते रहते हैं। और ये एजम्पशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एजम्पशन तो माननी पड़ेगी वरना केटीजी वहीं डेड हो जाएगी। सही बात है ना? क्योंकि मोशन समाप्त तो काय बात की काइनेटिक थ्योरी, है ना? तो क्या है? द मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, आगे लिखो इसी में, during their motion they collide elastically with other molecules. During their motion they collide elastically with other molecules and with the wall of the container. Wall of the container. तो ये कह रहा है कि एक तो ये लगातार मोशन में होंगे और लगातार मोशन में है क्योंकि तो एक दूसरे से कोलाइड करते रहेंगे और साथ साथ वॉल के साथ भी कोलाइड करेंगे। और कैसे कोलाइड करेंगे? इलास्टिकली कोलाइड करेंगे, मतलब कोलिजन के टाइम पे ना तो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करेंगे ना ही मोमेंटम लूज करेंगे। हमने इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली ये सारे कोलिजन पढ़ रखे हैं। सही बात है ना? बहुत बढ़िया। ड्यूरिंग द कोलिजन the direction of motion of the molecule change and the molecule obey Newton's law. इसी में न्यूटन्स लॉ के आगे लिखो, between successive collision the molecule move in straight line. सही बात है? अरे बोलो। जैसे मॉलिक्यूल है, ये मूव होते हुए इधर जा रहा था तो इधर एक टक्कर हुई, अब उसकी वजह से इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गई, फिर इधर टक्कर हुई, फिर इधर जा रहा है, इधर टक्कर हुई, इधर आ रहा है। तो मोशन की डायरेक्शन लगातार बदल रही है, लेकिन दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है वो। सही बात है? बहुत बढ़िया। And distance covered between two successive collision is called mean free path. And the distance covered between successive collision is called mean free path. देखो, फ्री पाथ तो समझ आता होगा आपको ना? फ्री पाथ मतलब इस इतने टाइम में इतने पाथ में कोई कोलिजन नहीं हो रहा। यहां कोलिजन हुआ, फिर यहां कोलिजन हुआ, अब इतने स्ट्रेट लाइन में कोई भी कोलिजन नहीं हुआ, तो फ्री पाथ तो है। मीन मतलब कि सारे फ्री पाथ्स का मीन निकाल देंगे हम, और मीन निकालना में आता है, सबको जोड़ेंगे
बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज स्मॉल एज कंपेयर टू द एवरेज डिस्टेंस। The size of the molecule is small as compared to the average distance between the molecules. ये समझ में आ गया ना? मतलब जो फ्री पाथ है या फिर मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है, उसके कंपैरेटिवली मॉलिक्यूल का साइज छोटा नहीं, बहुत छोटा होता है। ओके, क्या लिखा? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स लिख लिया। एंड ऑल्सो द डायमेंशन ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में आपने उस गैस को रखा हुआ है उसकी डायमेंशन, उसके आवाम के रिस्पेक्ट में भी मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा होगा, अति सूक्ष्म। ओके, इसी में लिखना है आगे। ये वो पॉइंट है जो अभी समझाते वक्त बताया था आपको। देयरफॉर the actual volume of the gas molecules is negligible as compared to the volume of the container. Therefore, the actual volume of the gas molecule is negligible as compared to the volume of the container. Next point. The molecule do not interact with each other. That is, there are no force of attraction or repulsion between the molecules. The molecules do not interact with each other. Molecules का गैस में इंट्रैक्शन, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से इंट्रैक्शन ना के बराबर होता है। That is, there are no force of attraction or repulsion between the molecule. मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होता। उनके लिए पड़ोसी मात्र एक पड़ोसी है, पड़ोसी से कोई भी और कैसा भी लगाव नहीं है। जैसा सोसाइटीज में होता है, पड़ोस में क्या हो रहा है हमें क्या मतलब, सही बात है ना? इसलिए वो ग्रो भी जल्दी जल्दी करते हैं, वॉल्यूम जल्दी बढ़ता है, सही बात है। पर जितने लोकल एरिया होंगे वहाँ इंट्रैक्शन कमाल का होता है। हर चौराहे पे लोग बैठे मिल जाते हैं और उसमें हर घर से एक एक दो दो मेंबर होते हैं, मस्त बखैती चल रही होती है ना? इंट्रैक्शन कमाल का, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मॉलिक्यूल इज ना के बराबर, नेग्लिजिबल। देखो, एक मतलब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हमें ये निकालना है कि अगर किसी कंटेनर में हम एक गैस को रख दें तो वो कितना प्रेशर लगाएगी उसके कंटेनर की वॉल पे, सही है? पर उस टॉपिक के अंदर एक टर्म आता है VRMS, RMS सुना है पहले? रूट मीन स्क्वायर सुना है? मतलब जितनी भी अगर हमें मीन निकालना होता है क्या करते हैं हम? सारी वैल्यूज को ऐड करते हैं। जैसे मान लो बहुत सारी डिफरेंट वेलोसिटीज हैं, आप सारे लोग इस के मैंने आंख पे पट्टी बांध दी, डेस्क हटा दिया इस क्लास से और बोल दिया भागो। आंख पे पट्टी बंधी हुई, भाग रहे हो, एक दूसरे से टकरा रहे हो, फिर डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, फिर भाग रहे हो, दीवारों से टकरा रहे हो। ऐसे ही होते हैं गैस मॉलिक्यूल भी, पर सब अलग अलग वेलोसिटी से भाग रहे हैं मान लो। तो और मुझे मीन निकालनी है स्पीड, तो मैं क्या करूंगा? सबकी वेलोसिटी ऐड करके जितने भी हो आप लोग उससे डिवाइड कर देंगे, राइट है? और RMS निकालना है तो पहले जितनी भी वेलोसिटीज हैं सबका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि मीन निकालना है स्क्वायर का, स्क्वायर मीन। और उसके बाद सबको ऐड करके नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे और फाइनली जो रिजल्ट आएगा उसका रूट कर देंगे। तो रूट मीन और स्क्वायर्स का RMS, इसमें एक RMS टर्म आएगा, है वेलोसिटी का RMS। हाँ, वेलोसिटीज की RMS वैल्यू निकाल रहे थे ना, क्लियर है? तो टॉपिक डाल दो, डेरिवेशन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। तो हमें निकालना है कि इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, दिख रहे हैं? छोटे बहुत है ना,
ऐसे दिखते नहीं है, ठीक है, वो रैंडमली भाग रहे हैं, और जब वो वॉल से टकरा रहे हैं तो प्रेशर लगा रहे हैं, और अपने को प्रेशर कैलकुलेट करना है, कर लेंगे। प्रेशर निकालना है तो हमें पता है प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। अगर ये निकालने की एवरेज कितना फोर्स लग रहा है वॉल पे तो भी निकल आएगा, पर हमें उसके लिए कंटेनर की वॉल का एरिया पता होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि हमने जो कंटेनर माना है ना वो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइडल शेप का है, मतलब उसकी सारी डायमेंशन सेम है। अगर ये L है तो ये भी L है। लग नहीं रहा होगा आपको देखने में, ध्यान से नहीं देखते ना आप लोग। ठीक है, तो अब तो L स्क्वायर एरिया तो पता लग गया मेरे को सारी साइड का। तो अगर फोर्स मिल गया तो प्रेशर मिल गया। फोर्स कैसे निकालेंगे? तो ऐसे मॉलिक्यूल जाएगा, टकरा के वापस आ जाएगा, मतलब उसके मोमेंटम में चेंज आएगा। अरे हाँ ना, तो हम चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे, उसे टाइम से डिवाइड कर देंगे, और न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, सर आइजैक न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर है। वहाँ से अपने को फोर्स मिल जाएगा। फोर्स मिल गया, एरिया मिल गया, मज़ा आ गया, है ना। तो वैसे ऐसे सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है ये, लेकिन मैं आपको बताऊं है भी आसानी, सही बात है। पर दिक्कत पता है क्या है कि मॉलिक्यूल्स केवल सारे इधर थोड़ी मूव कर रहे हैं, वो तो ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं। और जरूरी है कि ऐसे स्पेसिफिक डायरेक्शन में यूं 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 जाए? ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं। धर्म संकट, समस्या। तो हम कहते हैं ठीक है, ऐसे जा रहा है किसी v वेलोसिटी से, इसका मतलब क्या है, हम इस वॉल पे निकालना चाह रहे हैं प्रेशर। सही बात है ना। अगर किसी भी वॉल का भी निकाल लिया तो मतलब पूरे कंटेनर का निकाल लिया, बिकॉज वो पर यूनिट एरिया है ना। तो हमने कहा मतलब अगर ये इधर जा रहा है तो मतलब ये इधर भी जा रहा है, ये इधर भी जा रहा है, और ये इधर भी जा रहा है। कंपोनेंट बना लिए इसके। किसी एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम, बाद में n की कर लेंगे, वो तो आसान काम है, n से मल्टीप्लाई, बहुत बढ़िया, राइट है। अगर मॉलिक्यूल इधर जा रहा है तो इसका इस तरफ जो कंपोनेंट होगा उसे Vx बोल देते हैं हम, और इधर जो होगा उसे Vy बोल देते हैं हम, और इधर जो होगा उसे Vz बोल देते हैं। समझ गए ना। मतलब मॉलिक्यूल यूं मूव कर रहा है, यूं, तो मतलब वो इधर भी आगे बढ़ रहा है, वो इधर भी आगे बढ़ रहा है, और वो इधर भी आगे बढ़ रहा है। यूं जा रहा है तो जो इधर जा रहा है वो Vx है, जो इधर जा रहा है वो Vy है, और जो इधर जा रहा है वो Vz है। इसमें से अपन एक कंसीडर कर लेते हैं, Vx कर लेते हैं, ठीक है। पे बोलो। तो अभी भी निकालते हैं पहले चेंज इन मोमेंटम। क्या चेंज इन, कब चेंज इन मोमेंटम? जब वो टकराता है किससे? वॉल ऑफ द कंटेनर से। तो एक कोलिजन के बाद दूसरा कोलिजन कब होगा? जब वो L डिस्टेंस कवर कर ले। जैसे यहां पे कोलिजन हुआ तो दोबारा मोमेंटम चेंज कब होगा? L डिस्टेंस कवर होने के बाद। फिर कब होगा? L डिस्टेंस कवर होने के बाद। फिर कब होगा? बोलो आप, ऐसे ऐसे तो जा ही नहीं रहे। अबे x कंसिडर किया है ना, सही बात है, बहुत अच्छे। तो चेंज इन मोमेंटम मान लेते हैं m मास है, और ये Vx1 वेलोसिटी के साथ गया। किसी एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, ठीक है ना। बोलो। माइनस फाइनल मोमेंटम कितना? तो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, लूज तो होगा नहीं, तो मतलब फाइनल भी mvx1 ही होगा। mvx1 से जाएगा, टकरा के mvx1 से वापस आ जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम, डायरेक्शन का तो फर्क है, गया इधर था, आया इधर है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया? 2mvx1। चेंज इन मोमेंटम मिल गया हमें। हमें क्या मिल गया? अभी एक चीज और चाहिए, वो है टाइम। तभी तो डिवाइड करेंगे, और फिर क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा। फिर एरिया से डिवाइड करेंगे, और फिर क्या मिलेगा? प्रेशर। वही चाहिए, राइट ना। तो जैसा कि हम सीधा लिख दें फॉर्मूला कि जो टाइम होगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। कितना होगा? राइट। तो
डिस्टेंस की वैल्यू लिखते हैं, डिस्टेंस होगा 2l और वेलोसिटी होगी vx 1। अरे यहां जैसे कोलिशन हुआ तो दोबारा इधर ही कोलिशन करने में उसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? नहीं आई बात समझ में? कितना टाइम लगेगा? कितना डिस्टेंस कवर होगा? l l l l। बहुत तेज हो तुम। अब न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, फ्रॉम सेकेंड लॉ, F is change in momentum upon time, means twice of mvx1 upon 2l upon vx1। जी सर। ओके अच्छा, ये तो F1 हुआ ना, कुछ कैंसिल भी हो रहा है तो मिला क्या? mvx1 स्क्वायर अपॉन l, फोर्स मिल गया। पहला मॉलिक्यूल वॉल पे मतलब x, अगर x एक्सिस पे मूव कर रहे हो तो किस वॉल से टकराओगे? जो yz प्लेन पर है, जो yz प्लेन पर है ना। तो yz प्लेन वाले वॉल पे कितना फोर्स लगा रहा है F1 मॉलिक्यूल मिल गया हमें, राइट? बोलो। पर हमें तो चाहिए टोटल फोर्स, तो मैं सीधा लिखता हूं नेट, टोटल प्रेशर नहीं, मतलब है तो ये टोटल प्रेशर ही, पर इन x डायरेक्शन। लिखना नहीं है अभी, x की डायरेक्शन में। तो मतलब कितना होगा? x1 बोलो प्लस, सबको ऐड कर दो और डिवाइड कर दो किससे? एरिया से। उस वॉल का एरिया कितना? l स्क्वायर, राइट? अच्छा ये 1 के लिए रिजल्ट है, x1 है, fx2 क्या होगा? यहाँ x2 आ जाएगा। x3 क्या होगा? यहाँ x3 आ जाएगा। सबको मुझे ऐड करना है, तो मैं ऊपर सबकी वैल्यू पुट करूं फिर ऐड करूं। आप मेरे को ये आज्ञा दे दें कि मैं इसमें से m/l कॉमन भी निकाल लूं इसी स्टेप में, चलेगा ना? बहुत अच्छे। तो m/l कॉमन निकाल दिया, नीचे l स्क्वायर भी था तो l क्यूब लिख दिया, राइट है? और ब्रैकेट में क्या बचेगा? बस vx1 का स्क्वायर vxn, राइट? पर ये तो केवल px निकला ना, ऐसे ही y, ऐसे ही z, राइट? बोलो। तो सिमिलरली लिख देते हैं, py कितना आएगा? बोल दो एक बार। हाँ हाँ हाँ, x कहां से? अभी एक मुश्किल काम और है। अभी pz भी तो, vz1 स्क्वायर vzn स्क्वायर। टोटल प्रेशर निकालना है, तीनों को ऐड कर दें? नो, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड भी करो, है ना? हमने ये पढ़ा है, एक लॉ पढ़ा है हमने, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। एक मॉलिक्यूल के पास जितने टाइप ऑफ डायमेंशंस होती है मूव करने के लिए, वो उतनी फॉर्म में एनर्जी को इक्वली डिवाइड कर देता है। मतलब अगर एवरेज देखें तो एक्स एक्सिस पे जितना प्रेशर लग रहा होगा उतना ही वाई पे लग रहा होगा, उतना ही जेड पे लग रहा होगा, राइट है ना? और अगर मैं नेट की वैल्यू निकालूं तो मैं फिर भी एक्यूरेसी के लिए एक्स को ऐड करूंगा, वाई को ऐड करूंगा, जेड को ऐड करूंगा, 3 से डिवाइड कर दूंगा, राइट? तो मेरा जो नेट पी होगा वो क्या होगा? पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड अपॉन 3, राइट? अब सारी वैल्यूज तुम्हें ऐड करके भी दिखाएं क्या? दिखा देते हैं, बोलते हो तो।
तो जब अपॉन 3 करोगे उस मैंने 1/3 को बाहर निकाल लिया। अच्छा जब हम ऐड करेंगे तो L/3 तो इनमें से अभी भी कॉमन आएगा, m/L³ कॉमन, और एक 3 से डिवाइड कर रहे हो ना, उस 3 को मैं यहां लिख देता हूं, कोई दिक्कत है? अच्छा ये ऐड ऐसे होगा, ये प्लस ये प्लस ये, मैं थोड़ा अलग अप्रोच लगा रहा हूं, मैं ऐसे ऐड करूंगा vx1 स्क्वायर प्लस vy1 स्क्वायर प्लस vz1 स्क्वायर, vx2 स्क्वायर प्लस vy2 स्क्वायर vz2 स्क्वायर, vx3 स्क्वायर vy3 स्क्वायर vz3 स्क्वायर। ठीक है ना? अच्छा एक बात और बताओ मुझे, अगर इस मॉलिक्यूल के लिए मैं v1 की बात करूं, किसकी बात करूं? v1 की, तो क्या मेरा v1 का स्क्वायर vx1 का स्क्वायर प्लस vy1 का स्क्वायर प्लस vz1 का स्क्वायर नहीं है? ऐसे तो निकलता है रिजल्टेंट, स्क्वायर हटा के रूट लगा दो। आपने इसके 3 कंपोनेंट लिए हैं, मतलब इन 3 कंपोनेंट का रिजल्टेंट ये खुद है, राइट? तो इन 3 कंपोनेंट का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। मतलब कि अगर मैं रूट यहां से हटा दूं तो v1 का स्क्वायर, नहीं आई बात समझ में? पक्का आ गई? तो यहां से मुझे जो vx1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस vz1 स्क्वायर मिलेगा, उसकी जगह में केवल v1 स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत है? उसी तरह से मैं v2 स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत है? उसी तरह से मैं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही बात है? तो बोलो। देखो हमने तो स्टेप खा लिए बहुत सारे, हम वैल्यू पुट कर सकते थे, फिर सेपरेट कर सकते थे, फिर ये सारा रीजन लिख के फिर वैल्यू लिख सकते थे, डेरिवेशन काफी हट्टी कट्टी हो जाती, ऐसा कैसे मास भर जाता उसके अंदर, है ना? पर ये 3-4 नंबर की है तो उतना ही कमाने हैं हमें इससे। पर अगर पूरे पेपर में आता यही है तब तो मस्त इसी को बैठ के करो, लगे रहो सारे, पर V से लेके N तक लिखने की कोशिश भी करना, फिर हम तो डॉट लगा के छोड़ देते हैं। एक्स्ट्रा शीट मांगना, भर देना पूरी शीटें, खुश हो जाएंगे सब। सारा पेपर सही भी है, शीट भी पूरी भरी है, नंबर भी पूरे हैं, पर है 3 है। ओके, तो यहां तक हो गया। अच्छा एक चीज और, अगर मैं इसे किसी तरह से n से डिवाइड कर दूं तो इन स्क्वायर्स का मीन मिल जाएगा मेरे को? अरे बोलो। पर अभी ना ऐसा करो, इतना लिख लो, हाँ फिर हटा के फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी लिख लो। कुछ नहीं, P इज m/3l³, राइट? v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर vn स्क्वायर, हमें चाहिए मीन, तो हम इसे कर रहे हैं n से डिवाइड। पर मैथमेटिक्स में पिताजी का राज तो होता नहीं, तो अगर कुछ हम छेड़ रहे हैं तो उसे सुधारना भी पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई में भी n करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन डिस्टर्ब ना हो, सही बात है? अब m को n से मल्टीप्लाई करोगे, पूरी गैस का मास मिल जाएगा, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल का मास था, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उस कंटेनर के अंदर है, और अगर एक ही टाइप की गैस भरी हुई है तो सारे मॉलिक्यूल सेम होंगे, पोस्टुलेट में लिखा हुआ है हमने, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी गैस का मास मिल जाएगा। 3 को अगर छोड़ दें तो L³ वॉल्यूम है, अरे वॉल्यूम है ना, जब वॉल्यूम का और वेलोसिटी का v थोड़ा सा अलग लिखना, कभी मिक्स कर दो, ठीक है? और ये है क्या, तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये v मतलब वेलोसिटी RMS का स्क्वायर है। बोलो नहीं दिख रहा? ध्यान से देखने पे नहीं दिख रहा ना? अरे VRMS क्या होगा? अगर VRMS निकालना है, जैसे मान लो मीन निकालना होता, केवल मीन निकालना होता तो क्या करते हैं हम? तो हम करते v1 प्लस v2 सबको ऐड करके n से डिवाइड कर देते हैं, सही बात है? और हमें स्क्वायर्स का मीन निकालना है तो सबका स्क्वायर कर देंगे, हमें रूट भी करना है, तो VRMS ये हुआ ना, पर अपने पास तो ये है, रूट है ही नहीं, तो यहां से अगर रूट हटाओगे
तो यहां स्क्वायर लगाना पड़ेगा ना। तो इसकी जगह अगर मैंने ये लिख दिया तो पाप कर दिया क्या? सही है, ये पाप हमने किया है, खेलने चले जाना चाहिए था। तो प्रेशर कितना आ गया? 1/3 मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी VRMS का स्क्वायर। सही बात है। यहां से VRMS का एक फॉर्मूला और मिलता है, अगर VRMS को ही सेपरेट करो आप तो देखो क्या मिलेगा, 3P अपॉन रो का रूट। राइट है, लिख लो। एक और इसी में छोटा सा टॉपिक है कि प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है। प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, तो हमें प्रेशर तो दिख रहा है, पर ये स्ट्रक्चर कुछ कुछ काइनेटिक एनर्जी जैसा दिख रहा है क्या? V स्क्वायर 1/2 नहीं है, कहीं ले आएंगे 2/3 इंटू 1/2 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी तो अभी भी नहीं है, ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना। तो मिल गई रिलेशन। तो जो प्रेशर होगा वो 2/3 होगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। 2/3 कैसे आया? 1/3 तो था ही, काइनेटिक एनर्जी के लिए 1/2 चाहिए था मुझे, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। सही है, 2 स्टेप और लिख लेना, पर छोटा टॉपिक डाल देना, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी देख लेते हैं। तो हमें जो प्रेशर की इक्वेशन मिली है, ये प्रेशर की इक्वेशन बहुत ही फंडामेंटल इक्वेशन है। इस इक्वेशन से बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, सारे लॉ प्रूव किए जा सकते हैं। अभी हम देखो इससे रिलेशन देखेंगे टेम्परेचर के, पर टेम्परेचर आप देखो तो इसमें है ही नहीं, पर हम ले आएंगे, है ना, कि प्रेशर क्या है 1/3 ऑफ रो V, मतलब कि कैपिटल M 3 वॉल्यूम VRMS स्क्वायर। राइट ना, बोलो। V इधर कर दो, PV हो गया M/3 VRMS स्क्वायर, और PV इज इक्वल्स टू nRT, और PV इज इक्वल्स टू RT फॉर 1 मोल के लिए। सही है, तो मैं PV की जगह RT कर दूं, 1 मोल की कहानी मिल जाएगी मेरे को, बोलो। तो जाएगा RT, T आ गया, T आ गया मित्र, ओए T आ गया भाई, M/3 VRMS स्क्वायर। ठीक है, पर काइनेटिक एनर्जी नहीं है काइनेटिक एनर्जी, देखो है काइनेटिक एनर्जी। सही है, बोलो। अरे भाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड हाफ mv स्क्वायर को हमने काइनेटिक एनर्जी बोल दिया, पर ये काइनेटिक एनर्जी किसकी निकली? हाँ बहुत बढ़िया, ये निकली है 1 मोल की। सही है। अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पर मोल लिखूं भी, काइनेटिक एनर्जी हर 1 मोल की, तो हो जाएगा 3/2 ऑफ RT। R है ये। अब हमें हर एक मॉलिक्यूल की चाहिए, मोल की पता है, मॉलिक्यूल की निकालनी है। डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो? तो एवोगैड्रो नंबर से। अरे हाँ है ना, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल हैं कौन बताता है? तो दोनों तरफ Na से डिवाइड कर दें आप,
ठीक है, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अभी तक ये पर मोल था, अब ये हो गया पर मॉलिक्यूल, बोलो। और ये हो गया 3/2 R/N। इस रेशियो को स्मॉल k से दिखाते हैं हम। किससे दिखाते हैं? और ये जो k है ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? M8NN। ठीक है, लिखो। ये 3 टाइप की स्पीड मॉलिक्यूल्स की हमें पढ़नी होती है इस चैप्टर में। एवरेज निकालना सबका, उसका बेसिक फॉर्मूला पता ही है आपको। आरएमएस निकालना ये भी पता ही है। केटीजी हमें कुछ ये नई इक्वेशंस भी देता है, इसकी डेरिवेशन अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर इस पे बेस क्वेश्चंस जरूर आएंगे, आपको मिलेंगे। बाकी कर भी सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है ना। एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी टेम्परेचर पे गैस मॉलिक्यूल रखे हुए हैं तो वो वेलोसिटी कौन सी होगी जिसकी सबसे ज़्यादा होने की संभावनाएं हैं। प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, राइट है ना। और आप इनको देखोगे भी तो भी इनका रेशियो समझ में आता है। यहाँ हर जगह 8/π चल रहा है, इधर 3 और इधर 2, राइट है ना। 8/π 3 2, ठीक है, लिख लो। अगला टॉपिक डाल दो, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब किस हद तक की आजादी है आपके पास अपनी एनर्जी शो करने के लिए। समझ रहे हो ना आप? जैसे कुछ पेरेंट्स माँ बाप को यार तुम ना एक तो मेरे से फालतू बातें मत किया करो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि न्यूरॉन्स जवाब देने वाले हैं। थोड़े समय बाद मैं कुछ बड़बड़ाने लगूंगा। पेरेंट्स और माँ बाप को ऐसा थोड़ी होता है। सुनो, क्या सुना रहा था मैं? मतलब आप में से ही कुछ बच्चों के पेरेंट्स ऐसे होंगे जो 8 बजे के बाद घर से नहीं निकलने देते होंगे, या बोलते होंगे बेटा अभी जा रहे हो, इतने बजे तक वापस आ जाना, है ना। हर चीज़ में वो चाहते हैं कि आप पे देख रेख बनी रहे, कहीं मेरा बच्चा गलत डायरेक्शन में ना निकल जाए। पर कई बार हम चीज़ों को जितना दबाते हैं ना वो उतना विस्फोटक हो जाता है। मतलब कहने, अच्छा ये मैं गलत डायरेक्शन में चला गया, वापस आ जाओ। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं मेरे को पता है यहाँ पर, जो रात भर घूमते दिख जाते हैं इधर उधर, मतलब है ना, उतनी रोक टोक नहीं है, निकल जाते हैं घर से, है ना। हाँ मम्मी आ रहा हूँ, मम्मी भी ने भी नहीं पूछना कहाँ जा रहा है और कब तक आएगा, ना उसे बताना है। सही बात है। और कुछ ऐसा कि अगर 10 मिनट लेट हो गए तो फ़ोन पे 4-5 कॉलें आ जाएंगी कि कहाँ है बेटा, ठीक तो है। अच्छा, ये कैसी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? मतलब हर घर में अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम है। मुद्दा क्या है, हमें ये नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है गैस के मॉलिक्यूल्स के बारे में। और मॉलिक्यूल या फिर एटम हमने कैसे मान रखे हैं? स्फेरिकल मान रखे हैं। अब आपके पास जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी आपकी एनर्जी उतनी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब जैसे एक स्फेरिकल बॉडी है तो वो, उसको आप एनर्जी दे रहे हो तो वो एनर्जी कितनी तरीके से शो कर सकता है, अपनी काइनेटिक एनर्जी किस तरह से शो करेगा? वो ट्रांसलेशनल मोशन ही शो करेगा। इधर ध्यान दे लो, ट्रांसलेशन मोशन मतलब क्या है कि वो अब जो बॉल है या फिर जो स्फेरिकल बॉडी है वो एक्स एक्सिस पे मूव कर सकती है, वाई पे मूव कर सकती है, जेड पे मूव कर सकती है। अब आप बोलो सर एक्स एक्सिस के अलोंग वो रोटेट भी कर सकती है, वाई के अलोंग भी रोटेट कर सकती है और जेड के अलोंग भी रोटेट कर सकती है। पर ये रोटेशनल मोशन ना उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डालेगा नहीं। समझ रहे हो? ये मोशन देखने में, मतलब एक मॉलिक्यूल बहुत छोटा है, एटम बहुत छोटा है, बहुत छोटा, मतलब पॉइंट साइज है। अब पॉइंट रोटेट करके क्या इंपैक्ट डालेगा? नहीं आई बात समझ में? उसकी काइनेटिक एनर्जी तो तभी मानेंगे हम जब वो ट्रांसलेशन मोशन शो करे, एक्स पे चला जाए, वाई पे चला जाए या जेड पे चला जाए। तो अगर हमारी गैस मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक समझ गए?
सिंगल एटम से बनी हुई है, तो उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल 3 होते हैं। 3 तरह से ट्रांसलेशन मोशन दिखा सकता है वो, एक्स एक्सिस पे भाग सकता है, वाई पे भाग सकता है। अब अगर हमारी गैस डायटोमिक है, मतलब 2 एटम आ गए, 2 स्पेरिकल बॉडी कनेक्ट है, एक्स एक्सिस पे अभी भी भाग सकती हैं, वाई पे भी भाग सकती हैं, जेड पे भी भाग सकती हैं, राइट है ना। अगर ये जो बॉडी है, देखो इधर कैसे रखी हुई है, ये एक्स एक्सिस पे रखी हुई है ना हमने, तो एक्स के अलोंग तो इसका रोटेशन कोई इंपैक्ट डालेगा नहीं, पर वाई के अलोंग अगर ये रोटेट करने लगा तो ये अच्छा इंपैक्ट डालने लगेगा। डायटम है ना भाई, नहीं आई बात समझ में। और जेड के अलोंग रोटेट करेगा तो भी अच्छा इंपैक्ट डालेगा, सही बात है। अभी तो मैंने इस मॉलिक्यूल को एक्स एक्सिस पे रखा था, डायटम को, वाई पे रख देते तो वाई के अलोंग बड़ा इंपैक्ट नहीं डालता, पर रोटेशन एक्स के अलोंग होता तो अच्छा इंपैक्ट डालता, सही है। जेड के अलोंग होता तो भी अच्छा इंपैक्ट डालता, समझ रहे हो। तो जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा। 5 कैसे? 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशन। अब इसके अलावा पॉली एटॉमिक हो जाए जहां पर 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल हो जाए, 2 से ज्यादा एटम हो जाए, राइट है ना। एक एटम यहां, दूसरा एटम यहां, तीसरा यहां रख दो, मतलब एक ट्राइंगल सा फॉर्म कर दो, सही है। अब ये पूरा जो ट्राइंगल बन रहा है ये एक्स एक्सिस पे मूव कर सकता है, वाई पे भी कर सकता है, जेड पे भी कर सकता है, राइट है। साथ साथ ये अगर एक्स के अलोंग रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, तो ये दोनों मॉलिक्यूल तो, ये दोनों एटम तो ठीक है, पर ट्राइंगल के जो इस वर्टेक्स पे रखा हुआ है वो अच्छा मोमेंटम शो बनाएगा। यही बात समझ में, ये दोनों यूं घूमेंगे और वो यूं घूमेगा, मतलब एक्स के अलोंग काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगी अब आपको, सही बात है। वाई के अलोंग, अब ये तीनों वाई के अलोंग घूमेंगे तो भी एक अच्छी काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगी आपको, इमेजिन कर पा रहे हो ना। और ये तीनों मॉलिक्यूल अगर जेड के अलोंग नाचेंगे तो भी एक अच्छी काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगी आपको। मतलब पॉली एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 6, 6, 6, समझ गए। हाँ, तो मोनो के लिए 3, डाई के लिए, पॉली के लिए, बहुत बढ़िया। तो आपने टॉपिक डाला है, उसमें लिखो, पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम में लिखो है क्या। डिग्री ऑफ फ्रीडम, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज in which a molecule of gas can possess kinetic energy. The number of independent ways in which the molecule of a gas can possess kinetic energy is called the number of degree of freedom of that molecule. Is called the number of degree of freedom of that molecule. इसके बाद बस ये लिख लो कि मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी है। मोनोएटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या? हाँ, बिकॉज फॉर मोनोएटॉमिक गैस इट हैज 3 इंडिपेंडेंट वेज इन विच इट कैन हैव काइनेटिक एनर्जी, राइट ना। और डायटॉमिक में 5 हो जाएंगे, पॉलीएटॉमिक में 6, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक डाल दो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। देखो लॉ ना खुद बता रहा है कि वो क्या है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि आपके पास जितने अलग अलग तरीके हैं मूव करने के, जब हम आपको एनर्जी देंगे तो आप हर एक तरीके में इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी बांट दोगे। मैं 3 तरीके से मोशन शो कर सकता हूँ, मैंने आपको 90 जूल एनर्जी दी, आप 30 जूल तीनों को दे दोगे। यही बात समझ में, समझ गए। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल के पास जितने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे वो अपनी एनर्जी को उन सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को जो एनर्जी मिलती है पर मॉलिक्यूल वो होती है ½ kT, वेयर K इज, हाँ लिख लो, द टोटल काइनेटिक एनर्जी possessed by a gas is distributed equally among its various degree of freedom and
द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम and the kinetic energy associated with each degree of freedom per molecule is 1 by kt, 1 by 2 kt, 1 by 2 kt ऊपर है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नेक्स्ट टॉपिक डाल दो, स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक गैसेस। स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैसेस। ठीक है, देखो हमें काइनेटिक एनर्जी 1 मोल की पता है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल ये होती है 3/2 ऑफ kT, नहीं RT। यही है ना, चेक करो तो, चेक क्या करना, यही है, बोलो kT था, अरे वो तो अपॉन n से डिवाइड करके आया था ना पर मॉलिक्यूल, वो n अगर उधर फेंक देंगे और k को R/n लिख देंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा। ये रिजल्ट भी है, आप देखो दिख जाएगा आपको, सही है। अब एक बात बताओ, ये हमारा जो रिजल्ट आया था इसमें ये 3 क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, क्योंकि हमने ये देखा था कि एक मॉलिक्यूल है वो x पे जाएगा, y पे जाएगा और z पे जाएगा, इसलिए हमने px, py, pz को ऐड करके 3 से डिवाइड किया था, 3 फॉर्म में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करी थी, क्योंकि हम बात कर रहे थे मोनो एटॉमिक गैस की, मतलब उसके अंदर ये जो 3 है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर यहीं पे डायटॉमिक गैस की बात होती तो ये 5/2 हो जाता, कितने तेज हो तुम, और पॉलीएटॉमिक गैस की बात होती तो हाँ मतलब 6/2 ही बोलो यार, 3 क्या बोल रहा है, ऐसा 3 बोल लो, सही बात है ना, बहुत अच्छे। हमें क्या निकालना है, स्पेसिफिक हीट। अब आप बोलोगे कांस्टेंट प्रेशर पे निकालें, कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालें, तो हमें यह पता है कि जो dq है वो NCV dt होता है ना, पर हम बात कर रहे हैं 1 मोल की, तो यहां से n हटा दूं तो CV की वैल्यू मिली क्या, dq बाय, और ये q है क्या, एनर्जी, और गैसेस एनर्जी का करते क्या है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। गैसेस मतलब जो q है एक्चुअली में वो k ही है, सही बात है। मतलब आपको CV की वैल्यू क्या मिलेगी, d/dt ऑफ 3/2 RT, ये 3/2 ऑफ, और R तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, बचा T और dt, ये तो 1 हो गया। मतलब CV की वैल्यू कितनी मिली आपको, 3/2 ऑफ R। किसके लिए, मोनोएटॉमिक के लिए चल रहे हैं, और CP भी निकालना है, वो तो हम निकाल ही लेंगे, मेयर्स CP इज इक्वल्स टू, तो 3/2 R प्लस R, मतलब 5R/2, ये CP मिल गया मोनोएटॉमिक के लिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि सर डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक के लिए हम खुद कर सकते हैं, अरे डायटॉमिक के लिए 5/2 ले लेंगे, पॉली के लिए 6 ले लेंगे, सेम कहानी रिपीट कर देंगे, सही बात नहीं है, अभी करो। अच्छा, इसके लिए अगर गामा की वैल्यू निकालें, ये भी लिख लो साथ के साथ, वो डायटॉमिक के लिए भी निकाल लेना, पॉली के लिए भी निकाल लेना। गामा क्या होता है, रेशियो होता है ना CP और CV का, बोलते ही नहीं है। तो आप जब डिवाइड करोगे तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, वैल्यू आ जाएगी 1.67, ये तो लिख ही दो यार, 1.67, किसको 5/3 को, 5/2 को डिवाइड कर देंगे 3/2, 5/3, हाँ भाई समझ गए ना, ओके। अब जब आप डायटॉमिक के लिए करोगे तो यहाँ 5 आएगा ना, 5/2, और मेरे हिसाब से यहाँ आ जाएगा 5/2, डायटॉमिक के लिए 5/2 हो जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा, और गामा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1.4, ठीक है, बोलो। पॉलीएटॉमिक के लिए ये 6 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू 3 हो गई, बोलते ही नहीं है। तो ये वैल्यू कितनी आई, 3, और ये वैल्यू आ जाएगी 4, और 4/3 जब करोगे
तो 1.333 ये गामा की वैल्यू आ जाएगी। आप मेरी तरह मत कर देना, अलग अलग करना, मोनो के लिए अलग, डाई के लिए अलग, पॉली के लिए अलग। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक टर्म यूज किया था मीन फ्री पाथ, जिसमें मैंने कहा फ्री पाथ मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। पोस्टुलेट में पढ़ा था हमने, मीन फ्री पाथ भी उसी में पढ़ा। उन सब फ्री पाथ का मीन निकालना है अपने को, है ना, और इसका सिंबल होता है लैम्डा। और सबको बोलेंगे क्या, हर एक मॉलिक्यूल के फ्री पाथ को λ1 प्लस λ2 सबको ऐड करके n से ही डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और KTG के अकॉर्डिंग इसे निकालने का एक फॉर्मूला और है जो आपको डायरेक्टली ही याद रखना है, वो है KT/√2 पाई d² P, ठीक है। यहां पर K आपको पता ही क्या है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बहुत बढ़िया। D, अब चोंच बंद हो गई, ये मॉलिक्यूल का डायमीटर है, डायमीटर ऑफ, ठीक है। और P तो पता ही होगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। लिख लो मीन फ्री पाथ क्या है, फॉर्मूला बाद में, पहले लिख लो है क्या। मीन फ्री पाथ ऑफ अ मॉलिक्यूल in a gas is the average distance traveled by a molecule between two successive collisions and it is symbolized by lambda. Average distance traveled by a molecule between two successive collisions. अगला टॉपिक है, 100 ग्राम का ही टॉपिक है ये, लिख दो एवोगैड्रो नंबर। पता है तुम्हें यार एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, पढ़ते क्या आए हो तुम, Na। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। मॉलिक्यूल, एटम, आयंस, कुछ भी हो, number of molecule in 1 mole of substance is called Avogadro's number. एवोगैड्रो जी ने कहा था 12 ग्राम कार्बन में जितने मॉलिक्यूल होंगे ना, वही एवोगैड्रो नंबर, जो बाद में सब पे अप्लाई हो गया। क्योंकि हमने एक लॉ और पढ़ा था कि अगर सेम कंडीशन है तो डिफरेंट गैसेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे अगर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बराबर है तो, राइट है ना। बहुत बढ़िया, मतलब एवोगैड्रो नंबर हर एक के लिए कांस्टेंट है। और निकालेंगे कैसे, निकालेंगे क्या कैसे, वैल्यू पता है इसकी, कई बार 2 होता है, कई बार 2 3, डजेंट मैटर, ये याद होनी चाहिए आपको। मोल कंसेप्ट पढ़ाई है आपने कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। क्या मैं लिख सकता हूं एवोगैड्रो नंबर को मोलर मास बाय गिवन मास, मतलब मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, सॉरी, मोलर मास अपॉन मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, ये एवोगैड्रो नंबर ही तो दे देगा। मोलर मास मतलब एक मोल का मास, और यह है एक मॉलिक्यूल का मास, डिवाइड करोगे तो एवोगैड्रो नंबर मिल जाएगा आपको। सही बात है ना, ठीक है। देखो मोटा मोटी इस चैप्टर में इतना ही था। वैसे डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज भी है, वो जो प्रेशर वाली 1/3 रो वी RMS के स्क्वायर से निकलते हैं, पर वो इस बार सिलेबस से उड़ा रखा है, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, अभी के लिए सभा स्थगित कर देते हैं।